हमने लास्ट में डिस्कस किया था फ्रेंड्स मौर्य एम्पायर का पतन। मौर्य एम्पायर के पतन के बाद में भारत एक नए युग की दहलीज पे खड़ा हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब एकीकृत भारत कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बंटने लगा था, जिनमें से कुछ पर भारतीय राजाओं का शासन था तो कुछ पर विदेशी शासकों का। ये वो समय था जब भारत में एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी, मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड की। ये समय की कहानी ऐसी है जैसे कि एक विशाल साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों ने अपना अस्तित्व बनाना शुरू किया। इतिहासकारों का मानना है कि इस दौर में अनेक राजवंश उभरे और अपनी अपनी शक्ति स्थापित की, परंतु यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक सांस्कृतिक मिलन की भी गाथा हमको देखने को मिलती है, जिसमें विदेशी शक्तियों ने आकर भारत के साथ अपने विचार, धर्म और परंपराओं का आदान प्रदान भी किया। जैसे ही मौर्य एम्पायर का पतन हुआ, भारत में कई शक्तिशाली राजवंश उभरे, जिन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है नेटिव सक्सेसर, मतलब स्वदेशी उत्तराधिकारी। ये वो राजवंश थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बाद में भारत में सत्ता हासिल की और अपनी शक्ति को स्थापित किया। जो हमने शुंग वंश की बात करी थी ना, वो सभी इसमें हमको देखने को मिलते हैं। शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, ये सभी हमको नेटिव सक्सेसर के रूप में देखने को मिलते हैं। शुंग डायनेस्टी की बात करें, जिसने हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। कर्ण डायनेस्टी की बात करें तो जिन्होंने शुंग राजवंश के बाद में सत्ता हासिल करी। सातवाहन डायनेस्टी की बात करें, जिन्होंने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और भूमि अनुदान की परंपरा भी भारत में शुरू की थी। विदेशी उत्तराधिकारियों की बात करें, फॉरेन सक्सेसर की बात करें, तो ये वो राजवंश थे जो भारत के बाहर से आए थे और यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया इन्होंने। इन विदेशी शासकों ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक बदलाव भी लाए। इनमें बात करें तो जैसे कि इंडो ग्रीक डायनेस्टी, शक्स, पार्थियंस, कुशान्स, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। इसमें जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी थी, जिनके सिक्कों में ग्रीक कला की झलक देखने को मिलती है। शक्स की बात करें, जो पश्चिम से आए थे और भारत के पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था इन्होंने। पार्थियंस की बात करें, जिन्होंने शकों के बाद में सत्ता प्राप्त की और भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। कुशान्स की बात करें, जो इस समय के सबसे प्रभावशाली विदेशी शासक थे, जिनका साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम हर राजवंश की कहानी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। यह काल एक ऐसा समय था जिसमें भारत ने न केवल विदेशी शासकों को देखा था, बल्कि उनके साथ अपने धर्म, कला और संस्कृति का भी आदान प्रदान को अपनाया था। चलिए अब एक एक करके इन सभी राजवंश को हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट हमारी स्टोरी जो छुटी हुई थी, वो छुटी हुई थी मौर्य वंश के अंत तक। तो शुंग डायनेस्टी की कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर शुरू होती है, जहां से मौर्य साम्राज्य का अंत हो रहा था। शुंग वंश 1085 बीसी से लेकर 73 बीसी तक हमको देखने को मिलता है। पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य सेना में कमांडर इन चीफ था, उसने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का वध करके शुंग वंश की स्थापना की थी। यह घटना ऐसी थी जैसे इतिहास के रंगमंच पर एक नए पात्र ने प्रवेश किया हो। कहा जाता है कि यह सब एक भरी सभा के बीच में हुआ था, जैसे हमने बाहुबली फिल्म में देखा था, जब सत्ता संघर्ष अपने बिल्कुल चरम पर पहुंचता है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश में थी, और यह माना जाता है कि वह एक कट्टर हिंदू था। इसने भगवत रिलीजन और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। उसने समाज में वैदिक परंपराओं और धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए, जो किसी भी राजा की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक माना जाता था। हालांकि शुंग वंश को लेकर कुछ विवाद भी हैं। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार किए और कुछ बौद्ध स्तूपों को नष्ट भी किया, लेकिन इतिहासकारों के बीच इस पर मतभेद देखने को मिलता है। कई इतिहासकार इसे एक्सेजरेशन मानते हैं, क्योंकि इस समय के भरूत स्तूप में रेलिंग और गेटवे का निर्माण हुआ था, जो कि उस दौर में बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। पुष्यमित्र के बाद में उसके बेटे अग्निमित्र ने गद्दी संभाली थी, जो कि कालिदास द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक हैं। अग्निमित्र ने भी शुंग वंश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सांची स्तूप का रिनोवेशन भी करवाया था। इसके अलावा इस समय का इंडो ग्रीक शासक एंटीअल्किडास, जिसने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाया था, उसने अपना एम्बेसडर हेलियोडोरस को विदिशा के बेस नगर में भेजा था, जहां पर हेलियोडोरस ने गरुड़ भगवान के सम्मान में एक पिलर का निर्माण भी करवाया, जिसे आज भी हेलियोडोरस पिलर या फिर खम्भ बाबा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, जो विलासिता में डूबा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर उसके मित्र वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी
और इसी के साथ में कण्व वंश की स्थापना भी की। शुंग वंश का अंत एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर हुआ जिसने इतिहास में एक और नए अध्याय की शुरुआत की। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कण्व वंश को। 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक ये समय काल हमको देखने को मिलता है। कण्व वंश की बात करें तो इसकी कहानी भी सत्ता परिवर्तन का एक प्रतीक है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने की थी, जिन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का वध कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। कण्व वंश की बात करें तो ये ब्राह्मण वंश था और उसने पाटलिपुत्र तथा विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। कण्व वंश का शासन 45 वर्षों तक चलता है, जिसमें कई शासक हुए जैसे कि वासुदेव कण्व, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। इन सब का शासनकाल हमको देखने को मिलता है। हालांकि कण्व वंश के बारे में इतिहास में बहुत ही कम जानकारी मिलती है, पर यह जरूर कहा जाता है कि कण्व शासक अपने पूर्ववर्ती शुंग वंश के समान ही प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखते थे। कण्व वंश का अंत सातवाहन वंश द्वारा हुआ, जिसने उन्हें पराजित कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से कण्व वंश की कहानी भी यहाँ पर समाप्त होती है और एक नया वंश सातवाहन वंश की भारत में स्थापना होती है। तो अब आता है सातवाहन वंश, जो कि चलता है 60 बीसी से लेकर 225 सी मतलब एडी तक। सातवाहन वंश की कहानी दक्षिण भारत में सत्ता और संस्कृति के विस्तार की कहानी है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? सिमुक ने करी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या फिर पैठन थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित थी। सातवाहन को अंधा रस के नाम से भी पुकारा जाता था। ये वंश पौराणिक कहानियों में भी उल्लेखित हैं। सातवाहन वंश का 17वां शासक हुआ था हॉल, जिसने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी। लेकिन सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जिसने पश्चिमी क्षत्रियों मतलब वेस्टर्न शक को हराया और अपने राज्य को मालवा और काठियावाड़ी तक फैला लिया। अपने अपने राज्य में शक्ति और अनुशासन स्थापित किया एंड अपने शत्रुओं को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इस वंश के शासकों ने पहली बार भारतीय सिक्कों पर ग्लास का उपयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी शक्ति को इन्होंने बढ़ा दिया। सातवाहन वंश के समय में भूमि अनुदान की परंपरा भी शुरू हुई थी, जिसे ब्रह्मादेय कहा जाता था। इस प्रणाली के तहत राजा ब्राह्मणों को लैंड ग्रेंट प्रदान करते थे और इन जमीनों पर कर नहीं लगाया जाता था, कोई भी टैक्स नहीं लगता था। सातवाहन वंश के शासक अपनी माताओं के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इस तरीके से अपनी माता के नाम से जाने जाते थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? पुलुमावी तृतीय था, जिसके बाद सातवाहन वंश का पतन हुआ। सातवाहन वंश के पतन के बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया दौर शुरू हो गया था, जिसे हम फॉरेन सक्सेसर के नाम से जानते हैं। इस समय कई विदेशी शासकों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ये शासक भारतीय संस्कृति और राजनीतिक जीवन में अपना गहरा प्रभाव छोड़ गए। इन विदेशी शासकों के 4 प्रमुख वंश थे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आता है इंडो ग्रीक्स। 2000 बीसी से 10 सी तक मतलब 10 एडी तक इन्होंने शासन किया था। मौर्य एम्पायर के पतन के बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में भारी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खुल चुका था। सबसे पहले जो विदेशी शासक भारत की ओर आए थे वो कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे। ये ग्रीस से आए हुए योद्धा थे, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा किया था। उनके आने से भारतीय समाज में न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव भी हमको देखने को मिला है। इंडो ग्रीक्स का संस्थापक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था। वह भारत की भूमि पर आने वाला पहला बड़ा विदेशी शासक था। लेकिन इंडो ग्रीक्स में सबसे प्रसिद्ध नाम मेनेंडर का था। मेनेंडर, जिसे भारतीय इतिहास में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा राजा था जो भारत में बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। मेनेंडर, जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है, इसने सिक्कों पर अपनी छवि अंकित करवाई और ऐसा करने वाला वो पहला शासक था। उसने भारत में सोने के सिक्के चलाए, जो उसके शासनकाल की महानता का प्रतीक भी हैं। मेनेंडर का भारत में आना किसी फिल्म के महान पात्र के आगमन जैसा था। यहाँ पर उसने नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से संवाद किया, जिसने मेनेंडर को बौद्ध धर्म की गहराइयों से परिचित कराया। इन दोनों के बीच यह संवाद मिलिंद पन्हो के नाम से जाना गया, जिसका मतलब है मिलिंदा के प्रश्न। इसमें मेनेंडर और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों और उनके जवाबों का विवरण है। इस तरह मेनेंडर ने बौद्ध धर्म में अपना विश्वास प्रकट किया और इसे आगे भी बढ़ाया। इंडो ग्रीक्स का मुख्यालय साकाल में हुआ करता था, मतलब वर्तमान के सियालकोट में।
यह वही स्थान है जहां से इंडो ग्रीक्स ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारतीय कला और संस्कृति में ग्रीक तत्वों को जोड़ा था। इंडो ग्रीक्स भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट को लेकर आए थे, जिसमें मूर्तिकला और चित्रकला में ग्रीक शैली का प्रभाव दिखता है। यही कला आगे चलकर गांधार कला शैली के विकास में सहायक बनी, जो बौद्ध मूर्तिकला की प्रसिद्ध शैली है। इसके बाद में भारत में शकों का प्रभाव हमको देखने को मिला। शक मतलब शकास। 150 बीसी से लेकर 400 सी तक इनका शासनकाल चलता है। इंडो ग्रीक्स के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शासक थे शक लोग, मतलब शकास, जिन्हें सिंथियंस के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। उन्होंने इंडिया में इंडो ग्रीक्स को पराजित कर अपना शासन स्थापित कर लिया। इन शकों ने भारत में अपने 5 प्रमुख केंद्र बनाए हुए थे: कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और दक्खन। शक डायनेस्टी का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो था रुद्रदमन प्रथम। इसी रुद्रदमन ने गिरनार शिलालेख लिखवाया था, जो कि पूरी तरह से संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख था। यह शिलालेख उसकी शक्ति, वीरता और उसके राज्य के गौरव का प्रमाण था। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य भी कराया था, जिसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनवाया गया था। यह झील गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित थी। रुद्रदमन की देखरेख में इसे पुनर्जीवित किया गया। इसके अलावा शकों में नहपान भी एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था। नहपान के पतन के बाद में शक डायनेस्टी का अंत हुआ था और इस वंश के आखिरी शासक कौन हुए थे? रुद्रसेन तृतीय थे। भारत में शकों का प्रभाव इतना गहरा था कि 58 बीसी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने उन्हें युद्ध में हराकर विक्रम संवत की स्थापना भी की, जो आज भी भारत में कई हिस्सों में उपयोग होता है। शक का यह काल भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां पर शक्ति और सहन शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। इसके बाद में इंडो पार्थियंस हमको देखने को मिलते हैं। 19 एडी से लेकर 226 एडी तक इंडो ग्रीक्स और शक के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले शासक थे इंडो पार्थियंस। इनका साम्राज्य मुख्यतः ईरान के क्षेत्र में था। इस वंश के संस्थापक कौन थे? गोंडोफेर्स थे, जिन्होंने पार्थियंस एम्पायर से स्वतंत्रता प्राप्त कर इंडिया में आक्रमण किया। गोंडोफेर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था? इंडो ग्रीक्स और शक के क्षेत्रों को जीतना। इसी समय में सेंट थॉमस भी भारत आए थे और उन्होंने ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में फैलाना शुरू किया था। सेंट थॉमस की यात्रा का उल्लेख हमें तख्त-ए-बाही के शिलालेख में देखने को मिलता है, जो इंडो पार्थियंस के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। आगे चलकर इंडो पार्थियंस के पतन के बाद में इंडिया में जो सबसे शक्तिशाली विदेशी राजवंश देखने को मिला वह था कुषाण। तो कुषाण का शासन चलता है 30 एडी से लेकर 375 एडी तक। कुषाण का संबंध युएझी कबीला से था, जो एक सेंट्रल एशियन कबीला था। कुषाण वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? कुजुला कड़फिसेस थे। लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो रहा वो था कनिष्क। कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत की स्थापना की, जो आज भी भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। कनिष्क की बात करें तो इसका राज्य कश्मीर के कुंडलवन में था, जहां उसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। इस परिषद में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया, हीनयान और महायान। कनिष्क ने महायान संप्रदाय का पालन किया और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कुषाण के समय में सिल्क रूट का भी विकास हुआ था, जो ईस्ट चाइना को रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य और भूमध्य सागर से जोड़ता था, मेडिटेरियन सी से। इस रूट से भारत के माध्यम से रेशम और अन्य उत्पादों का व्यापार किया जाता था। कनिष्क के दरबार में कई महान कवि और लेखक थे, जैसे कि अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा इस समय गांधार कला विद्यालय का भी विकास हुआ, जहां पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। कुषाण का यह युग भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक बदलावों का प्रतीक था। इनके पतन के बाद में छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ और उत्तरी भारत में गुप्त का उदय देखने को मिला। तो यहाँ पर एंट्री होती है फिर गुप्त वंश की। तो फ्रेंड्स, पोस्ट मौर्य काल के बाद में इंडियन सोसाइटी में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। यह एक ऐसा युग था जहाँ पर अलग अलग विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और अपने साथ कई नई संस्कृतियां और प्रथाएं लेकर आए थे। इस समय में वैष्णववाद, महायान बौद्ध धर्म, शैववाद और कृष्ण भक्ति का प्रभाव भी बढ़ा। इसके साथ ही गिल्ड्स का भी उदय देखने को मिला, जो व्यापारियों के समूह थे। इन गिल्ड्स ने व्यापारिक प्रणाली को संगठित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युग में रोमन साम्राज्य से व्यापार भी बढ़ा
और इसके माध्यम से भारत में अनेक विदेशी वस्त्र, आभूषण और अन्य वस्तुएं पहुंचने लगी थी। पोस्ट मौर्यन पीरियड में कई सारी बुक्स भी लिखी गई थी, जैसे कि बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? अश्वघोष के द्वारा। इसके अलावा सुधरनंद अश्वघोष के द्वारा लिखी गई, न्याय शास्त्र भरत के द्वारा, आम सूत्र वात्स्यायन के द्वारा, चरक संहिता चरक के द्वारा एंड सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा। तो ये हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड को अच्छे से डिस्कस किया। दोस्तों, मौर्य एम्पायर के पतन के बाद में इंडिया में हमने डिस्कस किया था कि छोटे छोटे किंगडम्स, राज्य उभरने लगे थे जो अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर रहे थे। इस दौर को पोस्ट मौर्यन एम्पायर कहा जाता है। जब इंडिया खंड खंड में बटा हुआ था, इस समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे कुषाण, जिन्होंने कुछ समय के लिए नॉर्थन इंडिया को एकजुट किया था। लेकिन जैसे ही कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ, उत्तर भारत जो था, नॉर्थन इंडिया, वो फिर से बिखरने लग गया था। कुषाण के अधीन कई सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन्हीं में से एक समूह था गुप्त वंश, जिन्होंने आगे चलकर इंडिया में एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जो कि गुप्त वंश कहलाया। शुरुआत में गुप्त एक छोटे से क्षेत्र पर शासन करते थे, लेकिन मगध में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा लिया। कुशल प्रशासन और सैन्य शक्ति के सहारे गुप्त ने नॉर्थन इंडिया को फिर से एकजुट किया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य की भारत में स्थापना हो जाती है, जो उत्तर भारत में स्थिरता लेकर आए। एक नए युग की इन्होंने शुरुआत की, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कौन से समय को? गुप्त काल के समय को। गुप्त का यह शासन कला, विज्ञान और संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण दौर था। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य के प्रारंभ और उदय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पूरा